नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मुल्क भर में रंगों का त्योहार होली जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर अहम कायदीन ने मुल्क के बाशिंदगान को मुबारकबाद पेश की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के सदर राहुल गांधी समेत मुतअद्दिद अहम कायदीन ने इस मौके पर अपने पैगाम जारी किए हैं। सदर रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया कि होली के मुक़द्दस मौके पर तमाम हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। रंगों का त्यौहार होली समाजी हम आहंगी और मेल मिलाप की जिंदा मिसाल है। ये बाहर की आमद की खुशखबरी लाता है। मेरी ख्वाहिश है कि त्यौहार तमाम हमवतनों की ज़िंदगियों में खुशी, जोश और नई तवानाई पैदा करे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने होली के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि रंगों का यह त्यौहार आप सभी की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए। PM मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आप सभी को होली की दिली मुबारकबाद। आपसी मोहब्बत, प्यार और भाईचारे की अलामत रंगों का यह त्यौहार आप सभी की ज़िंदगियों में खुशियों की हर रंग लेकर आए। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने होली के मौके पर ट्वीट किया कि दिलों को जोड़ने वाले त्यौहार होली की दिली मुबारकबाद। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें होली के मुख्तलिफ तस्वीर नजर आ रही हैं और पस मंजर में अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन बज रही है। वीडियो में लिखा नजर आता है कि मेरे देश में हर रंग की सबके संग की होली है। आइए हम सब मिलकर रंगों के इस त्योहार को हकीकी हिंदुस्तानी जज्बे, भाईचारे, हम आहंगी और तनू में इत्तेहाद का जश्न मनाएं। रंगों के इस त्योहार के मौके पर आइए हम सब मिलकर हर एक शिनाख्त का जश्न मनाएं। कांग्रेस खानदान की तरफ से आपको और आपके अपनों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। वहीं मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी हमवतनों को रंगों के त्योहार होली की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे के रोज़ कहा कि मीडिया मुल्क और माशरे में बहुत तामीरी किरदार अदा कर सकता है। ये बात स्वच्छ भारत मुहिम और हुकूमत के दीगर प्रोग्रामों को अवाम उन्नास तक पहुंचाने में मीडिया की मुहिम से हालिया दिनों में फिर से साबित हो चुकी है। मातृभूमि अखबार की 7 साला तकरीबात का इफ्तिताह करने के लिए आज मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने देखा कि मीडिया किस तरह तामीरी किरदार अदा कर सकता है। मिसाल के तौर पर स्वच्छ भारत अभियान को घर घर ले जाने में हर मीडिया ने मिशन के तौर पर काम किया। उसी तरह मीडिया ने योगा, फिटनेस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को फरोग देने में बहुत हौसला अफजा किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि तमाम मौज़ूआत ऐसे हैं जो सियासत और सियासी जमातों के किरदार से बढ़कर हैं। ये मुहिम मुल्क को आने वाले सालों में एक बेहतर मुल्क बनाने की है। मोदी ने कहा कि मातृभूमि अखबार नौ आबादियाती हुक्मरानों के खिलाफ हिंदुस्तान के लोगों को मुत्तहिद करने के लिए मुल्क के कोने कोने में कायम अखबारात और रसायल की शानदार रिवायत का एक अहम हिस्सा है। I'm glad to be addressing this program to mark the centenary celebrations of Matrubhumi. On this occasion, my greetings to those associated with this newspaper. I also recall the contributions of those who have previously worked in this media house. Several leading lights such as Sri K.P. Keshav Menon, K.A. Damodar Menon, Kerala Gandhi, Sri K. Kelappanji and Karul Nilkandan Namudripadji have been associated with Matrubhumi. I would like to remember MP Birendra Kumar, who oversaw the rapid growth of Matrubhumi. We will never forget his efforts to uphold India's democratic ethos during the emergency. He was a great orator, scholar, and was passionate about the environment. Friends, inspired by Mahatma Gandhi's ideals,
मातृभूमि was born to strengthen India's freedom struggle. Matrubhumi is a key part of the glorious tradition of newspapers and journals founded all across India to unify. I'm glad to be addressing this program. हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होने वाले आइंदा इजलास के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को मदऊ करने के लिए इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC की तनकीद करते हुए कहा कि वो OIC से दहशतगर्दी और हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल दहशतगर्दों की हौसला अफजाई की तवक्को नहीं करता है। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बाख्शी ने अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में यह भी कहा कि ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि OIC दीगर अहम तरक्याती सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय एक रुकन के सियासी एजेंडे से रहनुमाई की जा रही है। उन्होंने कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के जुनून का जिक्र करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान में OIC के सेक्रेटरी जनरल के जरिए कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सदर को इस्लामाबाद में 22-23 मार्च को OIC वज़राए खारजा कौंसिल के 48वें इजलास में हिस्सा लेने के लिए दी गई दावत के बारे में देखा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद इस तरह के इक़दाम पर बहुत संजीदा नजरिया रखती है, जिसका मकसद बिलवास्ता तौर पर हिंदुस्तान के इत्तेहाद को तबाह करना और हमारी खुद मुख्तारी नेज़ इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करना है। बख्शी ने कहा कि हम OIC से दहशतगर्दी और हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद की हौसला अफजाई की तवक्को नहीं रखते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि OIC दीगर अहम तरक्याती सरगर्मियों पर तवज्जो देने के बजाय कुछ और कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग का आज 23वां दिन है। रूसी फौज अब वेस्टर्न यूक्रेन के महफूज समझे जाने वाले इलाकों को भी निशाना बना रही है। इसी सिलसिले में आज लवीव के एयरपोर्ट पर स्ट्राइक की गई। लवीव के मेयर ने बताया कि हमले में इमारतों को नुकसान हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट महफूज है। दूसरी तरफ चेरनिहिव की गोलाबारी में एक अमरीकी और कई यूक्रेनी शहरियों की मौत हो गई है। इस बीच अमरीकी सदर जो बाइडेन ने रूसी सदर पुतिन को प्योर ठग और हत्यारा तानेशाह कहा। बाइडेन ने बात कैपिटल हिल में सेंट पैट्रिक डे के मौके पर एक मुनक्किद प्रोग्राम में कही। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को साल 2022 का नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है। यूरोप के कई कायदीन ने इसके लिए नोबेल प्राइज कमेटी से नॉमिनेशन प्रोसेस को 31 मार्च तक आगे बढ़ाने की मांग की है। 2022 के नोबेल पीस प्राइज के लिए 251 शख्सियात और 92 तंजीमों ने एप्लीकेशन दिया है। यूरोपीय कायदीन ने नोबेल कमेटी से कहा कि सदर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के लोगों के लिए नोबेल पीस प्राइज नॉमिनेशन प्रोसेस को 31 मार्च 2022 तक फिर से ओपन किया जाए। हम आपसे अपील करते हैं कि इस मांग पर गौर किया जाए। बयान के मुताबिक यूरोपियन यूनियन ने कमेटी को नोबेल पीस प्राइज के लिए 2022 नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है उसे दोबारा शुरू करने, ओपन करने पर काफ़ी प्रेशर डाला है। इस साल के नोबेल पीस प्राइज का ऐलान 3 से 10 अक्टूबर के बीच किया जा सकता है। सऊदी अरब ने ममलिकत में यूक्रेनी बाशिंदों के वीज़ों में तोसी का ऐलान किया, चाहे वो सयाह हों या कारोबारी। बगैर फीस या जुर्माने के इंसानी हमदर्दी के पेश नज़र उनके वीज़ों की मुद्दत में तोसी की गई। सऊदी पासपोर्ट ने वजाहत की है कि तोसी खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए की गई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के ताउन से खुदकार तरीके से तोसी हो जाएगी, जिसके पासपोर्ट हेडक्वार्टर्स का जायजा लेने की जरूरत नहीं है। 3 मार्च को सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया था कि इंसानी हमदर्दी के पेश नज़र यूक्रेन के ज़ायरीन, सयाहों और रिहायशियों की वीज़ों में ममलिकत में तोसी की जाएगी। ये तोसी उन वीज़ों में होगी जिनकी मियाद 3 माह में ख़त्म होने वाली है। इंस्टाग्राम के बैन के बाद रशिया ने खुद का फोटो शेयरिंग ऐप रोज़ग्राम तैयार किया है, जिसे 28 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। इसमें कुछ कंटेंट के लिए क्राउड फंडिंग और पेड एक्सेस जैसे फीचर्स होंगे। जोबोव ने रशिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वी कॉन्टाक्टे पर एक फोटो शेयर की है। इसके मुताबिक रोज़ग्राम की कलर स्कीम और लेआउट इंस्टाग्राम की तरह ही होगा। मेटा ने रोज़ग्राम के डिज़ाइन पर अभी किसी तरह का कमेंट नहीं किया है।
रूस हाल ही के महीनों में अपने मुल्क की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। इसमें स्टेट ग्रुप स्ट्रैटेजिक ने TI माफ कीजिएगा T1 T1 AYY T1 स्मार्टफोन शामिल है। साथ ही नवंबर में गजप्रोम मीडिया ने वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक की तरह खुद का ऐप यप्पी लॉन्च किया। रूस ने स्टेट कम्युनिकेशन रेगुलेटर रोज क्रोमोडजोर को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि इंस्टाग्राम की पेरेंट मेटा ने पिछले हफ्ते यूक्रेन में सोशल मीडिया यूजर्स को रूसी अटैकर्स की मौत के लिए पुरतशद्दुद पोस्ट करने की खुलेआम इजाजत दी थी। मेटा जो फेसबुक का मालिक है, उसने इस पॉलिसी में मामूली बदलाव करते हुए सिर्फ रूस के हमलों के खिलाफ यूक्रेन के लोगों को यह छूट दी थी। मेटा का मानना है कि यूक्रेनियन को रूस के मिलिट्री फोर्स के अटैक पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करने का इख्तियार है। इसके बाद यूक्रेन से पुतिन के कत्ल करने वाली पोस्ट वायरल होने लगी, जिसके बाद मेटा ने इतवार के रोज अपने कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी पर सफाई देते हुए कहा कि वो इस तरह की पोस्ट का सपोर्ट नहीं करता है। रूस यूक्रेन जंग के चलते परेशान दुनिया के लिए ताइवान से तशवीश बढ़ाने वाली खबर आई है। जानकारी के मुताबिक चीन के एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने 16 मार्च को ताइवान की हवाई सरहद का वायलेशन करते हुए उसके एयर डिफेंस जोन में घुसपैठ की। जवाब में ताइवान ने पहले रेडियो वार्निंग जारी की और फिर अपनी एयर डिफेंस मिसाइल तैनात कर दी। एक महीने में ताइवान के अंदर ये चीन की 12वीं घुसपैठ है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ताइवान और चाइना के बीच में कई सालों से ये तनाज़ा चल रहा है। ताइवान की मीडिया ने नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से बताया कि 4 मई को चीन का J-16 फाइटर जेट ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी ADIZ के साउथ वेस्ट इलाके में घुसा था। इस महीने अब तक 38 चाइनी फौजी प्लेनों को ताइवान के इस आइडेंटिफिकेशन जोन में ट्रैक किया गया है, जिसमें 26 फाइटर जेट, 9 स्पॉटर प्लेन और 3 हेलीकॉप्टर शामिल है। एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन किसी मुल्क के कंट्रोल वाला वो इलाका होता है जो उसके एयर स्पेस से भी आगे तक फैला होता है। इस जोन में आने वाले प्लेन्स के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से अपनी पहचान शेयर करना जरूरी होता है। अब एक खबर सिंगापुर से। सिंगापुर की वर्कफोर्स से हिंदुस्तानी बाहर हो रहे हैं। वहीं एक रूल उनके लिए मुस्तकबिल के सभी रास्ते बंद कर रहा है। अब एम्प्लॉयमेंट पास और एस पास होल्डर की मिनिमम सैलरी बढ़ाने के फैसले का असर हिंदुस्तानियों पर पड़ने वाला है। नई EP होल्डर की मिनिमम सैलरी 3.43 लाख यानी 3,43,000 से 3,81,000 जो कि अमरीकी डॉलर के हिसाब से $4,500 से $5,000 और एस पास होल्डर की 1,90,000 से 2,28,000 यानी $250 से $3,000 की गई है। पुराने EP एप्लीकेशंस के लिए जो बेसिक सैलरी फिक्स थी उसको भी बढ़ाया जाएगा। ये बदलाव अगले साल सितंबर से लागू हो जाएंगे। इसके अलावा अगले साल और सितंबर 2025 में भी मिनिमम सैलरी बढ़ाई जाएगी। इसके पीछे मंशा ये है कि कंपनियां रोजगार में मकामी लोगों को तरजीह दें। हुकूमत लगातार बैरूनी पेशावरों के लिए रास्ते बंद कर रही है। इन वजहों से कोरोना वबा के दौरान करीब 3.5 लाख बैरूनी पेशावर प्रोफेशनल्स को सिंगापुर छोड़ना पड़ा। इनमें 2 लाख हिंदुस्तानी हैं। सिंगापुर के वर्कफोर्स में 40% फॉरेनर्स हैं। इनमें से 2/3 चीन, हिंदुस्तान, जापान, मलेशिया, फिलीपींस के हैं। इस माइग्रेशन का असर यहाँ के कारोबार पर भी पड़ा है। ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस को लगता है कि उनके लिए वबा से हुए नुकसान से उभरना मुश्किल होगा। एक रेस्टोरेंट चेन के मालिक चेड्रिक कहते हैं कि फूड एंड बेवरेज और सर्विसेज सेक्टर की ज़रूरतों के लिए मकामी लोग फिट नहीं हैं। हम अगर हम उन्हें लेते हैं तो हम उतनी एफिशिएंसी से अपना कारोबार नहीं चला पाते। उन्हें पैसे कमाने की भूख होती है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सिंगापुर फर्नीचर बिजनेस काउंसिल के सदर फुआबुन कहते हैं कि इस फैसले का असर वहाँ की मईशत पर पड़ेगा। सिंगापुर में हिंदुस्तानियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ा है। उन्हें लगता है कि हिंदुस्तानी उनकी नौकरियां खा रहे हैं। इसी गुस्से को दबाने के लिए हुकूमत बैरूनी फॉरेन प्रोफेशनल्स की राह मुश्किल कर रही है। अभी EP पास निचले सतह पर काम करने वाले हिंदुस्तानियों को ही दिया जा रहा है। हिंदुस्तानियों को IT और डेटा एनालिस्ट के सेक्टर में मौका दिया जा रहा है, जहां उनका बेहतर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन बैंकिंग और बिजनेस मैनेजमेंट में उनसे मौके छीने जा रहे हैं।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार का कैबिनेट एक्सपेंशन 19 मार्च को हो रहा है। चंडीगढ़ राजभवन में होने वाले इस तकरीब में सुबह 11 बजे मान के 11 वजीर हलफ ले सकते हैं। इसके साथ ही दोपहर 12:30 बजे कैबिनेट की पहली मीटिंग भी होगी। आम आदमी पार्टी के यूथ लीडर राघव चड्ढा को पंजाब से राज्यसभा में भेजा जा रहा है। राघव चड्ढा ने असेंबली इंतखाबात में पंजाब के को कन्वीनर की हैसियत से काम किया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी को पंजाब में 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसी का इनाम उन्हें दिया जा रहा है। राघव चड्ढा के अलावा जालंधर के रहने वाले क्रिकेटर हरभजन सिंह और दिल्ली आईआईटी के एसोसिएट प्रोफेसर संदीप पाठक को राज्यसभा भेजा जा सकता है। प्रोफेसर पाठक ने पंजाब इलेक्शंस के दौरान पर्दे के पीछे रहकर आम आदमी पार्टी की जीत की स्ट्रैटेजी में अहम रोल निभाया था। पंजाब में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं, जिन पर इलेक्शन का अमल चल रहा है। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने पंजाब का इंचार्ज बनाया था, हालांकि पूरी कैंपेन उन्होंने ही संभाली थी। पंजाब में तेजी से आम आदमी पार्टी की इमेज बना रहे कांग्रेस के सीएम चेहरे चरणजीत चन्नी को उन्होंने जमकर घेरा। खासकर इलीगल माइनिंग, सैंड माइनिंग का जो मामला था वो चड्ढा की सियासत के आगे चन्नी टिक नहीं सके। फिलहाल चड्ढा दिल्ली से एमएलए हैं। क्रिकेटर हरभजन सिंह को राज्यसभा एमपी बनाने के साथ आम आदमी पार्टी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी भी देगी। 3 महीने पहले हरभजन सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। 23 साल तक क्रिकेट की दुनिया में ये टर्मिनेटर के नाम से मशहूर भज्जी संन्यास लेने के बाद सीधे जालंधर के बल्टन पार्क आए थे, क्योंकि यहीं से उन्होंने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। इसी मैदान से भज्जी ने खेलना शुरू किया था और पूरी दुनिया में मुल्क और पंजाब का नाम रोशन किया था। महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर नवाब मलिक को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ बीजेपी मुसलसल नवाब मलिक के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, तो दूसरी तरफ हुक्मरान पार्टी का इल्जाम है कि उन्हें गैर जरूरी तौर पर फंसाया गया। ताहम जो जिम्मेदारियां इस वक्त नवाब मलिक के पास हैं वो अब दीगर रहनुमाओं को सौंप दी जाएंगी। एनसीपी के सदर शरद पवार के घर पर गुज़िश्ता शाम तकरीबन 2 घंटे तक पार्टी कायदीन की मीटिंग मुनक़िद हुई। इजलास के बाद फैसला किया गया कि नवाब मलिक की वजारत की जिम्मेदारी दीगर रहनुमाओं को दी जाएगी। हालांकि नवाब मलिक वजीर रहेंगे या नहीं, इस बारे में हतमी फैसला नहीं किया गया। एनसीपी के रियासती सदर जयंत पाटिल ने अपने बयान में कहा कि मीटिंग में नवाब मलिक और उनके वजारती ओहदे से मुतालिक मसले पर तबादला ख्याल किया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से गिरफ्तारी के बाद दीगर वज़रा को उनके महकमों और अजला में जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला किया गया, जिनमें वो सरपरस्त वजीर रह चुके हैं। अब परभनी में धनंजय मुंडे और गोंडिया की प्रोजेक्ट तानपुरे सरपरस्त वजीर होंगे। नवाब मलिक के पास अक़लियती वजारत और स्किल डेवलपमेंट का महकमा है। इन दोनों महकमों की जिम्मेदारी भी वजीर आला से बातचीत करके दीगर वज़रा को सौंपी जाएगी। इसके अलावा नवाब मलिक मुंबई एनसीपी के सदर भी हैं। आने वाले बीएमसी इंतखाबात की तैयारियों के पेश नज़र पार्टी ने नरेंद्र राणे और राखी जाधव को मुंबई में वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने का फैसला किया। नवाब मलिक के जेल जाने के बाद अब दोनों रहनुमा मुंबई एनसीपी की जिम्मेदारी संभालेंगे। नवाब मलिक के खलफनान की जिम्मेदारी दीगर वज़रा को सौंपने का फैसला किया गया है। इसके बावजूद एनसीपी का कहना है कि वजीर के ओहदे से नवाब मलिक का इस्तीफा कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर फंसाया गया है। पंजाब में कांग्रेस की चुनावी हार के बाद साबिक रियासती सदर सुनील जाखड़ के बयान से खलबली मच गई है। जाखड़ ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन एक संगीन बात कह रहा हूं। साबिक वजीर आला चरणजीत चन्नी के खिलाफ पहले आईएएस अफसर वाला मीटू का केस बना, अब एक खातून सहाफ़ी के साथ ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। जाखड़ ने कहा कि ये जो सफ़ेद चादर लेकर घूम रहे हैं ये बहुत शर्मनाक है। जाखड़ ने कहा कि खातून सहाफ़ी सच्चाई बताकर पंजाब की बच्चियों पर बहुत बड़ा
एहसान करेंगी। मैं उनका नाम नहीं घसीटना चाहता, लेकिन चन्नी ने जो किया वो पार्टी और समाज के लिए शर्म की बात है। हालांकि इस सिलसिले में सीएम चन्नी की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया। सुनील जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस ने चरणजीत चन्नी को सीएम बना दिया था। उसके 4-5 दिन बाद मेरी मुलाकात हुई तो मुझे गवर्नमेंट में काम करने को कहा गया। मैंने कह दिया था कि मैं चन्नी को लीडर नहीं मानता, मैं उसे लीडर के तौर पर कबूल नहीं करता, मैं पार्टी के साथ काम करता रहूंगा। जाखड़ ने कहा कि मैं चन्नी को अच्छी तरह से जानता था। वो अपने चाल चलन और अपनी कैरेक्टर को लेकर एक जगह खड़ा नहीं रहता था। दारुल हुकूमत दिल्ली से मलहक गुरुग्राम यानी गुड़गांव शहर की पुलिस ने अदालत के हुक्म पर साबिक रूसी टेनिस स्टार मारिया शारापोवा और साबिक फार्मूला 1 आलमी चैंपियन माइकल शूमाकर और दीगर 11 अफराद के खिलाफ धोखाधड़ी और मुजरिमाना साजिश जैसे ताज़ीरात के तहत मुकदमा दर्ज किया। ये केस दिल्ली की एक खातून की शिकायत पर दर्ज किया गया, जिन्होंने इन दोनों आलमी खिलाड़ियों पर धोखाधड़ी के इल्जाम आयद किए थे। शिफाली अग्रवाल नामी खातून ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने शारापोवा के नाम पर तामीर किए जाने वाले एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में एक अपार्टमेंट बुक कराया था। उसी रिहायशी कॉम्प्लेक्स में शूमाकर के नाम पर भी एक टावर तामीर कराने की बात की गई थी। तामीराती कंपनी रियल टेक डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने सन 2016 में ही अपार्टमेंट उनके हवाले करने का वादा किया था, लेकिन तामीर का काम अब तक शुरू ही नहीं हो सका। शिफाली अग्रवाल का कहना है कि शारापोवा और शूमाकर ने उनके साथ 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। उन्होंने 2018 में उसकी शिकायतों का अजाला के कौमी कमीशन यानी NCDRC में की थी, जिसमें दोनों के खिलाफ केस दर्ज करने का हुक्म दिया था, लेकिन मुतल्लिका हुक्काम ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उन्हें अदालत से रुजू होना पड़ा। अदालत ने इन दोनों बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। गुरुग्राम पुलिस का कहना था कि इन दोनों के खिलाफ चारशंबे के रोज धोखाधड़ी और मुजरिमाना साजिश का केस दर्ज कर लिया गया है और इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज की वजह से इम्तिहान तर्क करने वाली मुस्लिम तालिबात को इम्तिहान देने का एक मौका और फराहम किया जाएगा, मगर यह मौका सिर्फ उन्हीं तालिबात के लिए है जिन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म से कबल इम्तिहान तर्क किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटका हुकूमत ने कहा है कि जो तालिबात अदालत के अबूरी हुक्म से कबल हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज की वजह से इम्तिहान नहीं दे सकी थी, उन्हें एक मौका और दिया जाएगा। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इम्तिहानात हर किसी की मर्जी और ख्वाहिश से नहीं लिए जा सकते, इसके लिए एक तरीक़ेकार मौजूद है। सवालिया पर्चे पर एक पैटर्न पर मबनी होता है और इस तशख़ीस के बाद काफ़ी मेहनत लगती है, लिहाजा इम्तिहान को अचानक और किसी भी वक्त मुनक्किद नहीं किया जा सकता। हिजाब से मुताल्लिक़ अबूरी हुक्म से पहले और बाद में कितनी तालिबात ने स्कूलों और कॉलेजों में इम्तिहानात तर्क किया, हुकूमत के पास ताहाल इस हवाले से आदाद व शुमार मौजूद नहीं है। कर्नाटका असेंबली में जुमेरात को इस मौजू पर बहस हुई। अपोजिशन कांग्रेस के MLA ए कृष्णा बैरेगौड़ा ने हुकूमत से अपील की थी कि तालिबात को इम्तिहान में बैठने का दूसरा मौका फराहम किया जाना चाहिए। इस पर हुकूमत ने जवाब दिया कि इस बात का इम्कान नहीं है कि वो इस मुतालिबे पर गौर करेंगे, क्योंकि इम्तिहानात किसी भी वक्त अचानक नहीं लिए जा सकते। ख्याल रहे कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाज़त तलब करने वाले तमाम अर्जियों को खारिज कर दिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम का लाजमी अमल का हिस्सा नहीं है। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ तालिबात ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। इस पर समाअत होली की छुट्टी के बाद की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि 11 मार्च 2022 को बोर्ड की लीगल कमेटी और सेक्रेटरीज की ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, जिसमें लीगल कमेटी के कन्वीनर यूसुफ हातिम मुचाला, सीनियर एडवोकेट MR शमशाद साहब, एडवोकेट ताहिर हकीम, एडवोकेट फजील अहमद और दीगर के अलावा बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्ददी साहब और मौलाना मोहम्मद उमर बिन महफूज रहमानी, इन सभी लोगों ने इस पूरे मामले पर बातचीत की। इस इजलास में हिजाब के सिलसिले में कर्नाटका हाईकोर्ट के हालिया फैसले का जायजा लिया गया और महसूस किया गया कि इसमें बहुत से नकायस है। इसमें फ़र्द की आज़ादी को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया और इस्लाम में किस अमल को लाजमी दर्जा हासिल है और किसको नहीं, इसके बारे में अदालत ने अपनी राय से फैसला करने की कोशिश की। हालांकि किसी भी कानून की तशरीह का हक उस कानून के माहिरीन को होता है, इसीलिए कानून शरीयत का कोई मसला हो तो उसमें उलमा की राय को अहमियत हासिल होगी, लेकिन
फैसले में इस पहलू को पेश नज़र नहीं रखा गया, इसलिए अदालत के इस फैसले से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, चुनांचे इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। बोर्ड ने कहा कि अब बजा तौर पर मुसलमानों में यह एहसास पैदा हो रहा है कि अदालतें भी शरई व मजहबी उमूर व मामलात में मुतसबाना जहनीत का शिकार होती जा रही हैं और अक्सर दस्तूरी तहफुजात की मनमानी तशरीह कर रही हैं। बोर्ड इस पर गहरी तशवीश और रंज का इजहार करता है। ताहम बोर्ड ने यह फैसला किया कि वो कानून के दायरे में रहते हुए अनकरीब मुनासिब कदम उठाएगा और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा। बोर्ड इसके साथ साथ उलमा, दानिशवरान, मिली कायद में तालीमी माहिरीन, सरमायादारों और ताजिरों से अपील करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स स्कूल्स कायम करें और उसमें इस्लामी माहौल और अखलाकी इक़दार के साथ मियारी तालीम का इंतज़ाम करें ताकि लड़कियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जा सके। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने विवेक को खतरे की बात कही थी, जिसके बाद वजारत दाखिला ने उन्हें सिक्योरिटी दी है। वहीं दूसरी तरफ उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स कमाई के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। अंदाजे के मुताबिक जल्दी ये फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी। बुद्धिस्टों के मजहबी कायद दलाई लामा 2 साल बाद पहली बार जुमे के रोज अपने भक्तों के रूबरू हुए। 2019 के बाद ये उनका पहला एक पब्लिक अपीयरेंस था जहां दलाई लामा ने जातक कथाएं सुनाई। कोरोना वबा में वो भक्तों को ऑनलाइन ही मुखातिब कर रहे थे। एक जो बुद्धिस्ट टेम्पल है मैक्लोडगंज में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क से उनके भक्तों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि उनकी सेहत काफ़ी ठीक है और इस कोरोना वबा के दौरान उन्होंने अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखा था। पटना एयरपोर्ट पर जुमेरात की शाम को स्पाइस जेट के मुसाफिरीन ने जमकर हंगामा किया। यह हंगामा फ्लाइट के डिपार्चर टाइम में 5 घंटे की देरी की वजह से हुआ। दरअसल स्पाइस जेट फ्लाइट SG756 का डिपार्चर टाइम दोपहर 3:05 था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इसका डिपार्चर टाइम बढ़ाकर 7:30 बजे कर दिया गया। 5 घंटे से भी ज़्यादा देरी होने के बाद मुसाफिरीन को किसी तरह की इत्तला नहीं दी गई। इसके बाद मुसाफिरीन काफ़ी नाराज़ हो गए, काफ़ी गुस्से में आ गए। स्पाइस जेट के मुलाजिमीन से भी खूब उनकी बहस हुई। ये पूरा तनाज़ा बढ़ता देखकर स्पाइस जेट के ओहदेदारों ने अपना फ़ोन बंद कर दिया और वहाँ से गायब हो गए। मुसाफिरीन का कहना था कि जब तक हमारी फ़्लाइट नहीं उड़ेगी तब तक कोई दूसरी फ़्लाइट वहाँ से नहीं उड़ पाएगी। आप लोगों ने जमीन में बोला कि 4 बजे नहीं जाएगी तो हम तो चुपचाप बैठे सारे हम आप लोग आज 7:30 बज गए यार भैया, हम कितना पेशेंस रखें। अरे मैं तो वापस घर चला गया, मुझे फोन करके बोला आज ये बन गया। अब मैं आज देखना सर, अभी भी कुछ पता नहीं। कस्टमर ऐसे कैसे भेजिए, काम खत्म हो गया इनका। अब कॉम्पिटिशन में हमें तो दिक्कत नहीं है। हम 6 घंटे से हमें बैठे भैया, हमारे पास कॉम्पिटिशन है। Final boarding call for the Shari Manipur flight 2055 today. फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो 10 मिनट में डिलीवरी खिदमत शुरू करने की स्कीम बना रहा है। इसके लिए कई रेस्टोरेंट्स पार्टनर के साथ हिस्सेदारी के लिए बातचीत चल रही है। जानकारी के मुताबिक जोमेटो क्लाउड किचन कंपनियों और रेस्टोरेंट्स के साथ मिलकर अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी लॉन्च करेगा। अभी जो इसके पार्टनर हैं उनके साथ शुरुआती मरहले में बातचीत है। इसके बाद इस 10 मिनट की खिदमत को लॉन्च किया जाएगा। जराये के मुताबिक जोमेटो एक्सपेरिमेंट के तौर पर 10 मिनट की डिलीवरी के लिए प्लान बना रहा है। इसे फिलहाल अपने खुद के किचन और वेयर हाउस से शुरू किया जाएगा। अप्रैल से कुछ शहरों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया जाएगा। इसमें गुड़गांव पहला शहर हो सकता है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।